आज सदाबहार एक्टर देव आनंद की 12वीं पुण्यतिथि है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में देव आनंद पहले एक्टर थे जिनकी लड़कियों में सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी। देव आनंद अपनी फिल्मों के साथ ही जीने के अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। कम ही लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले देव आनंद ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम हुआ करते थे। फिल्म स्टार बनने की चाह में अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़ी और सिनेमा का स्ट्रगल शुरू किया। अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया से अफेयर था। ये प्यार इतना गहरा था, जब घरवाले इनके रिश्ते के खिलाफ हुए तो सुरैया ने ताउम्र शादी नहीं की। हालांकि देव आनंद ने अपनी को एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी की थी, वो भी फिल्म के सेट पर ही, और फिर अलगाव भी हुआ। जीनत अमन से भी देव आनंद का नाम जुड़ा। इतनी खूबसूरत अभिनेत्रियां जिंदगी में आईं, लेकिन देव साहब अकेले ही रहे। एक के बाद एक हिट फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार और सदाबहार सितारे का खिताब भी दिलाया। देव आनंद की कहानी अपने आप में सिनेमाई है। कई किस्से और बातें ऐसे हैं जो लोग कम ही जानते हैं। कहानी के पहले चैप्टर में नज़र डालते हैं देव आनंद के बचपन पर। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिले के नामी वकील थे। उनके माँ बाप के कुल 9 बच्चे हुए, जिनमें वे 5वीं संतान थे। देव आनंद को बचपन से फिल्मों देखना और फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था। वे रद्दी की दुकान से पत्रिका लाकर पढ़ा करते थे। रोज़ पत्रिका खरीद कर लाने से दुकानदार से भी उनकी दोस्ती हो गई थी। इस वजह से दुकानदार रोज़ देव आनंद के लिए पत्रिका छांटकर अलग से रख देता और कभी कभी मुफ्त में भी दे देता था। इसी दौरान उस पत्रिका वाले की दुकान पर देव आनंद ने एक दिन सुना कि अपनी फिल्म बंधन के लिए अशोक कुमार गुरदासपुर आ रहे हैं। जब अशोक कुमार आए तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जहां एक तरफ लोग अशोक कुमार से मिलने और उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावले थे, वहीं दूसरी तरफ देव आनंद दूर खड़े होकर उन्हें बस देख रहे थे। देव आनंद के कॉलेज के अधिकतर छात्र आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। उनका भी मन विदेश जाकर पढ़ाई करने का था, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए पिताजी उन्हें विदेश पढ़ाई के लिए नहीं भेज सके, क्योंकि उनके ऊपर और बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। उसी दौरान देव आनंद को इंडियन नेवी नौकरी से भी रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात से वो पूरी तरह टूट गए थे। इसके बाद उन्होंने बैंक में क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन उनका सपना तो कुछ और ही था और उन्हें मुंबई का रुख कर लिया। जेब में 30 रुपये और आंखों में एक एक्टर बनने का सपना लेकर देव आनंद सपनों की नगरी मुंबई आ गए। भरी दोपहरी फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने में बीत जाया करते थे। समय गुजर रहा था, लेकिन काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से देव आनंद खुद की नाकामयाबी से हताश हो रहे थे। काम की इसी जद्दोजहद के दौरान उनके 30 रुपये भी ख़त्म हो गए। भूख लगी और जब खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो एक भी रुपये नहीं मिले। भूख और काम की इसी लालसा में उन्होंने स्टाम्प कलेक्शन के एल्बम को बेच दिया, जो उन्हें बरसों से इकट्ठा किया था। इस एल्बम से उन्हें 30 रुपये मिले थे, जिससे उन्होंने मुंबई में कुछ और दिनों तक गुजारा किया। देव आनंद ने काम के सिलसिले में कई लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सपनों की नगरी में खुद के सपनों से दूर जाता देख उन्होंने 85 रुपये मासिक वेतन के साथ एक जगह क्लर्क की नौकरी कर ली। कुछ टाइम बाद नौकरी रास नहीं आई तो उसे भी छोड़ दिया। वजह यह भी थी कि उनका हाथ गणित में तंग था। इसके बाद
उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के सेंसर ऑफिस में काम किया। वहाँ उनका काम सेना के अधिकारियों के लिए लिखे लेटर्स को पोस्ट करने से पहले पढ़ने का था। ब्रिटिश सरकार अपने अधिकारियों के खतों को भी सेंसर करती थी ताकि कोई गोपनीय सूचना बाहर ना जा सके। हालांकि ज़्यादातर चिट्ठियां वो ही होती थीं जो सेना के जवान अपनी पत्नी या प्रेमिकाओं को लिखा करते थे। इस काम में उनका मन रम गया था क्योंकि उन खतों को पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सेंसर ऑफिस में काम करने के लिए देव आनंद को 165 रुपये मिलते थे, जो उनकी सभी ज़रूरतों के लिहाज से ज़्यादा ही थे। लेकिन धीरे धीरे उनको लग रहा था कि वो अपने सपनों से पीछे जा रहे हैं। देव आनंद बनना तो चाहते थे फिल्म स्टार, लेकिन एक सरकारी बाबू बनकर रह गए थे। वो उस नौकरी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी उलझन के दौरान उनके हाथ एक ऑफिसर का लिखा खत लगा, जिसने देव आनंद को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उस खत में ऑफिसर ने अपने पत्नी को लिखा था, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता तो सीधे तुम्हारे पास आता और तुम्हारे बाहों में होता। इस खत की एक लाइन, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता, ने देव आनंद को नए हौसलों और नई ऊर्जा से भर दिया और उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आराम की नौकरी छोड़कर एक बार वो फिर अपने फिल्म स्टार बनने के सपना को पूरा करने की राह पर चल दिए। उसी दौरान लोकल ट्रेन में एक मुसाफिर ने बताया कि प्रभात फिल्म कंपनी अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक सुंदर नौजवान की तलाश कर रही है। अगले दिन देव आनंद पहुंच गए फिल्म कंपनी, जहां उनकी मुलाकात कंपनी के मालिक बाबूराव पाई से हुई। बाबूराव पाई उनकी बातों और उनके बेबाक जवाब से बेहद प्रभावित हुए और कहा कि कल आकर पीएल संतोषी से मिल लेना। फिर अगले दिन उनकी मुलाकात पीएल संतोषी से हुई। उनको भी उन्हें अपनी बातों और पर्सनालिटी से इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने देव आनंद को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रभात फिल्म कंपनी का हिस्सा बना लिया। इस बैनर तले उनकी पहली फिल्म थी हम एक हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि यहीं से उनका फिल्मी सफ़र शुरू हो गया था। उन्हें इस दौरान कई और फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। इसके बाद देश के विभाजन के उथल पुथल के दौरान ही देव आनंद का प्रभात कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया। हालांकि उनका ये संघर्ष लंबा नहीं चला और देव आनंद को अशोक कुमार की फिल्म जिद में काम मिल गया। ये वही फिल्म थी जिसने उन्हें बतौर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया था। 1948 की फिल्म विद्या में देव आनंद को उस दौर की एक्ट्रेस और सिंगर सुरैया के साथ काम करने का मौका मिला। उन दिनों सुरैया कामयाबी की शिखर पर थीं और देव आनंद इंडस्ट्री में नए थे। इसी फिल्म की शूटिंग के पहले दिन दोनों की मुलाकात हुई। सुरैया को फिल्म डायरेक्टर ने देव आनंद से मिलवाया और कहा कि ये हमारी फिल्म का नया हीरो। कोई और आगे की जानकारी देता उससे पहले देव आनंद ने खुद से ही खुद को परिचय दे दिया। देव आनंद, यहाँ सभी लोग मुझे देव कहकर पुकारते हैं, आप क्या कहेंगे? सुरैया, देव। देव आनंद एकटक सुरैया को देख रहे थे। सुरैया, तुम क्या देख रहे हो? देव आनंद, आप में कुछ है। सुरैया, मुझ में क्या है? देव आनंद, बाद में बताऊंगा। इस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए, लेकिन उनकी ये छोटी सी बात एक गहरे रिश्ते की शुरुआत थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही देव आनंद और सूर्या एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सेट पर दोनों को एक दूसरे की तलाश रहती थी। दोनों ने एक दूसरे का नाम भी रख दिया था। देव आनंद सूर्या को नौजी बुलाते थे और सूर्या उनको स्टीव। दोनों का ये खूबसूरत रिश्ता परवान चढ़ ही रहा था कि ये बात सूर्या की नानी को पता चल गई और उसके बाद
इस रिश्ते का अंजाम कुछ यूँ हुआ। सुरैया अपनी माँ, मामा और नानी के साथ रहती थी। शुरुआत में देव आनंद उनके घर डिनर पर जाते थे, लेकिन जब नानी को दोनों के रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने देव आनंद के आने पर पाबंदी लगा दी। नानी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी और धर्म के लड़के से हो। इसी वजह से वो इस रिश्ते को सख्त खिलाफ थी। 1950 में देव आनंद और सुरैया ने साथ में 2 और फिल्में सनम और जीत साइन की, लेकिन दोनों ही फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया की नानी उनके साथ फिल्म सेट पर मौजूद रहती थी। साथ ही दोनों के रोमांटिक सीन्स को भी डायरेक्टर से हटाने के लिए कहती थी। दोनों के बात करने पर भी नानी ने रोक लगा दी थी, इसलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे, लेकिन खत का ये सिलसिला भी फिल्म की शूटिंग के बाद खत्म हो गया। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन नानी की वजह से वो भी मुकम्मल नहीं हो पाया और दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। इसकी वजह से सुरैया कभी भी अपने परिवार के खिलाफ जाने का हौसला नहीं जुटा पाई और उन्होंने ताउम्र बिना शादी की जीवन बिताया। सुरैया से अलगाव के बाद देव आनंद बिल्कुल अकेले रह गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात कल्पना कार्तिक से हुई। कल्पना को उनके भाई चेतन आनंद ने फिल्म बाजी में काम करने के लिए कास्ट किया था। फिल्म सेट के अलावा भी देव आनंद और कल्पना मिलने लगे थे। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। बाजी की सफलता के बाद दोनों ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर में भी एक साथ काम किया। पहली फिल्म में काम के लिए कल्पना को बहुत तारीफें मिली, जिसके बाद उन्हें देव आनंद की प्रोडक्शन कंपनी के अलावा अन्य बैनर से भी ऑफर मिलने लगे थे, लेकिन इन सभी ऑफर्स को कल्पना ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि वो सिर्फ देव साहब के साथ ही फिल्म करना चाहती थीं। किस्सा फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट से है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देव आनंद ने कल्पना से कहा कि वो उनके साथ शादी करना चाहते हैं। कल्पना पहले से ही इस पल का इंतजार कर रही थी और उन्हें इसके लिए तुरंत हाँ कह दिया। इसके बाद दोनों ने फिल्म शूटिंग के ब्रेक के दौरान ही फिल्म सेट पर शादी कर ली। दोनों 2 बच्चों के माता पिता बने। हालांकि शादी के कुछ साल बाद ही दोनों का पारिवारिक जीवन कोई खास अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। देव आनंद फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में बहन के किरदार के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश में थे। कोई एक्ट्रेस को उन्होंने इस रोल के लिए अप्रोच भी किया, लेकिन सभी ने ये कहकर मना कर दिया कि फिल्म में कोई उनके बहन का रोल नहीं करना चाहता है। इसी दौरान एक पार्टी में उनकी नज़र जीनत अमन पर पड़ी। उनके हाव भाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसा देव आनंद को अपनी फिल्म के रोल के लिए चाहिए था। देव आनंद ने उन्हें इस रोल के लिए अप्रोच किया और जीनत अमन मान भी गई। साथ ही वो स्क्रीन टेस्ट में भी पास हो गई। इस फिल्म की सफलता के बाद जीनत अमन की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए। इसके बाद दोनों फिल्म हीरा पन्ना में एक साथ नजर आए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थीं और दोनों के अफेयर की चर्चे भी जोरों पर थी। फिर कुछ समय बाद इन दोनों में भी अलगाव की खबरें आने लगीं। किस्सा दम मारो दम गाने से जुड़ा हुआ है। फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन पर उषा उत्थुप स्टेज पर दम मारो दम गाना गा रही थीं। इस बीच कुछ लोग जीनत अमन को उठाकर स्टेज पर ले गए और उन्हें अपने कंधे पर बैठा लिया। देव आनंद को जीनत अमन पर गर्व था, लेकिन जीनत की सफलता से उनको जलन भी होने लगी। उनका मानना था कि जीनत को कामयाबी उन्हीं की बदौलत मिली है। हालांकि बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी ये सोच गलत है। जीनत के साथ कुछ और वक्त बिताने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो जीनत अमन से प्यार करने लगे हैं। वो इस बात का इजहार जीनत के सामने करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान
उनको ये पता चला कि जीनत अमन और राज कपूर के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही है। इसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा रखी थी। उनके इस कदम को विरोध करने वालों में मुख्य नाम देव आनंद का भी था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर इमरजेंसी का विरोध भी किया था। 1977 के आम चुनाव तक वो इंदिरा के खिलाफ ही रहे। उन्होंने नेशनल पार्टी नाम से अपनी पार्टी भी बनाई, जो आगे जाकर खत्म हो गई। देव आनंद 3 सितंबर 2011 को दिल का दौरा पड़ने से 88 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया था। उनके निधन के 2 महीने बाद उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट रिलीज हुई, जिसे उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था।